This meeting is being recorded. रेफरेंस आपका ऊपर लिखा हुआ है. दिस क्वेश्चन वी आर अबाउट टू सॉल्व इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2017 P21 क्वेश्चन 2. ठीक है. द वेरिएशन विद टाइम t of velocity v of the two cars PQ is shown. This is the graph for car P and this is the graph for car Q. As the car travels in same direction along the straight road. Car P passes car Q at time t equals to 0. मतलब कार P ने कार Q को ओवरटेक किया है जब टाइम है 0 seconds. ठीक है. The speed limit for the cars on the road is 100 kilometer. Before we go further, let me tell you the conversion. So if you want to convert from kilometer per hour to मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आवर से सेकेंड में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करना होगा. दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. इसका बिल्कुल उल्टा काम करें. अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा. ठीक है. बिल्कुल उल्टा काम होगा. तो दीज आर द टू कन्वर्जन. ठीक है. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? द स्पीड लिमिट फॉर द कार्स ऑन द रोड इज 100 किलोमीटर पर आवर. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर कार क्यू एक्सीड्स स्पीड लिमिट. इस सवाल को करने के दो तरीके हैं. मैं आपको दोनों तरीके से कहूंगा. ठीक है. पहला तरीका क्या है? स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है और मेरे पास मुझे क्या करना है? 100 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करके देखना है कि वो मीटर पर सेकंड में कितना बनता है. ठीक है. पहला तरीका हमारे पास ये है. तो 100 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना बन रहा है? इट विल बी अराउंड 27 something if I'm not wrong. 27.7. Yes, 27.7. So 100 kilometer per hour is equivalent to 27.7 meter per second. The other way is to use this conversion. ठीक है. अब हमारी कार क्यू की मैक्सिमम स्पीड क्या अटेन हो रही है? 30. तो हम देखना चाह रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है? वन 108. तो अगर आप इस हवाले से भी देखें, हमारी जो कार स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर और कार क्यू जो कि 30 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रही है, तो 30 मीटर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 108 किलोमीटर पर आवर. वालेकुम अस्सलाम तो भी नाफिफा. ठीक है. तो इसके मुताबिक भी हमारी कार ओवर एक्सीड लिमिट एक्सीड कर चुकी है. सिमिलरली अगर आप 30 मीटर पर सेकेंड हमारी कार क्यू की स्पीड है और हमारी आई है स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर के मुताबिक 27.7 मीटर पर सेकंड, तो इसके मुताबिक भी कार इज ओवर स्पीडिंग. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे? इस वर्किंग को शो करने के बाद वी विल से कार क्यू
is over the speed limit. ठीक है. Now calculate the acceleration of car P. कार P की बात कर रहा है, कार P की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है. लकीली वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो कार P की फाइनल वेलोसिटी क्या है? दिस वन 24 है. और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20. और टाइम टेकन कितना है? 12. क्योंकि जब 20 था तो टाइम 0 था, जब 24 हुआ है तो टाइम 12 सेकेंड्स है. ठीक है. तो 24 माइनस 20 डिवाइड बाई 12, 4/12, 1/3, 0.33. ठीक है बेटा. आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स. दो कार्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. लकीली वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, and if we need to find out distance, we'll apply the concept of area to the graph. So for your ease, what I'm doing, देखिएगा, मैं इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. और एक मर्तबा मैं इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक कार पी का एरिया अंडर द ग्राफ देखूंगा, और एक मर्तबा कार क्यू का एरिया अंडर द ग्राफ देखूंगा. तो फॉर एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ कार पी, इट्स ट्रेपीजियम. ठीक है. सिमिलरली कार क्यू का ग्राफ है ये. ठीक है. तो पहले कार पी की बात करते हैं. पी है ट्रापीजियम, तो डिस्टेंस होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. हाफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक है 24 और एक है 20. और हाइट कितनी है? 12. तो क्या आंसर आएगा? एनी आइडिया?
264. नाउ हाफ बेस लेंथ, ट्राइंगल की बेस लेंथ है 12 और हाइट है 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180. 180। क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। तो car P is at 264 meters from the start and car Q is at 180 meters from the start। ठीक है, तो इन दैट वे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। And we will have 84 84. as our final answer। Yes। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टाइम t equals to 12 seconds, the velocity of each car remain constant at its value at t equals to 12 seconds. Determine the time at which the car Q passes car P। टाइम निकाल के बताएं कि कार Q और कार P पास कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें क्या बोल रहे हैं। 12 सेकंड के बाद दोनों कार्स की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। बेटा जस्ट लुक एट इट, अगर कार्स की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो वो आगे भी सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे, यानी दोनों गाड़ियों के दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगा इफ दे आर ट्रैवलिंग विद सेम वेलोसिटी। अगर उनकी वेलोसिटी नहीं बदलती, ठीक है, तो क्या होगा? लेट्स सी द डिफरेंस। आपको डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस पता है, ठीक है, दोनों कार्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एट 84 मीटर्स। सिमिलरली दोनों कार्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक की वेलोसिटी हमारे पास 30, दूसरे की वेलोसिटी हमारे पास 24 मैक्सिमम। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है 30 और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है 24। तो दोनों का डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या आ रहा है हमारे पास? 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं डिफरेंस इन स्पीड बोल रहा हूँ, डिफरेंस इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो डिफरेंस इन डिस्टेंस 84 डिवाइड बाय 6, क्या आंसर आएगा? 14 सेकेंड। अब 14 सेकेंड के बाद तो कार पी और कार क्यू ओवरलैप बोल रहा हूँ, ओवरटेक करेंगे। ठीक है, उसने बोला है डिटरमाइन द टाइम, नहीं बोला आफ्टर 12 सेकेंड्स का टाइम बताना है, उसने बोला डिटरमाइन द टाइम, यानी टोटल टाइम की बात कर रहा है। डिटरमाइन द टाइम एट विच कार क्यू पासेस कार पी। तो बेटा आफ्टर 12 सेकेंड्स 14 सेकेंड्स मोर लग रहे हैं कार क्यू को कार पी को सरपास करने में, और बिफोर 12 सेकेंड लग रहे थे। तो क्या होगा हमारे पास? 12 प्लस 14, ओवरऑल टाइम विल बी 26 सेकेंड्स। ठीक है,
लेट मी नो व्हेन यू डन। डन, आगे बढ़े। जी सर। ओके, तो और सवाल देखते हैं सीक्वेंस में हमारे पास कौन सा आ रहा है, काइनेमेटिक्स को जो डील कर रहा हो। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पार्ट ए। एक मिनट रुकिए। इसका रेफरेंस क्या है? मई जून 2016 P23। और में भी ये पूरा ना कर सके। मई जून 2016 P23 क्वेश्चन 3। ठीक है। चलो, व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू हाइट। पेज नंबर, बेटा ये पास पेपर्स है एंड आई थिंक सबके पास डिफरेंट पास पेपर्स हैं, तो मैंने जब भी रेफरेंस में बता देता हूँ मई जून 2016 P23 क्वेश्चन 3। तो हाउ डू वी से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? एनर्जी possessed by a body due to height. Similarly, for kinetic energy, we can see that energy possessed by a body due to motion. ठीक है, तो ये हमारा जनरल क्वेश्चन आंसर हो गया।
A motion sensor is used to measure the velocity of the ball falling vertically towards the ground. Okay. Ball vertically fall कर रही है ground पे as illustrated. So we can see 2 points, point A and point B. The ball passes through point A and B as it falls. The mass of the ball is 1.5 kg. ठीक है. The variation with time t of the velocity v of the ball as it falls from A to B is shown in figure 3.1. Okay. Use figure 3.2 to calculate for the ball falling from A to B displacement. Okay, A to B के दरमियान हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो देखते हैं कैसे निकल सकती है डिस्प्लेसमेंट. बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. ओके, सी वी नो द इनिशियल स्पीड. क्या है इनिशियल स्पीड हमारे पास? 3.9. 3.9. ठीक है. And what is our final speed? 7.8. 7.8. And how much time is being taken? 0.8. ठीक है. जीरो पॉइंट फोर से 0.8 टाइम टेकन आ रहा है हमारे पास. सही है. तो यानी टाइम टेकन हमारे पास आ रहा है. अगर मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, 0.8 माइनस 0.4 यानी 0.4 सेकेंड. ठीक है. So we have time, we have initial velocity, we have final velocity. We don't have acceleration, do we? Acceleration की value नहीं, नीचे वाले पार्ट में निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू. ओके. तो फिर एक काम करते हैं. स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. व्हाट इफ वी गो विद द एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट? तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं. एवरेज स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 और टाइम बाहर लिखा हुआ. ठीक है. तो इस तरह कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन अगले पार्ट में पूछ रहा है, पहले से नहीं निकाल सकते. कैन यू सम प्रैक्टिकल? क्या मतलब रवा? प्रैक्टिकल इजीज ऑफ द एनर्जीज समझा नहीं मैं, बताइएगा मुझे. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 3.9. फाइनल वेलोसिटी है 7.8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लग रहा है? 0.4. ठीक है. तो क्या आंसर आएगा? 2.34. 2.34. Sir, we could also use area under the graph. ओके, वो भी करके देखते हैं. तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है? 2.34. ठीक है. जो आपको राउंड ऑफ होकर हमारे पास 2.3 पे रह जाएगा. अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ लेट मी सी. हाँ,
जी, एरिया अंडर ग्राफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ के मुताबिक अगर आप चलते हो तो वी आर गेटिंग ट्रेपीजियम। वो है जी हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे करेंगे, देखो, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन सी है, एक पैरेलल साइड है 7.8 की, एक पैरेलल साइड है 3.9 की। और हाइट कितनी है 0.4। देखो वही वर्क आ रहा है, मतलब वही वर्किंग आ रही है, तो आंसर सेम ही आएगा 2.34 मीटर। ठीक है, Yes, sir. ओके। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल रवा, अगर मैं बोल रहा हूँ ये माउस को मैं एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जा रहा हूँ, जब मैं इस माउस के नीचे से हाथ हटाऊंगा ये नीचे गिरेगा, तो कोई एनर्जी है जो इसे नीचे गिरा रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड इफ व्हेन इट वाज फॉलिंग डाउन इट वाज मूविंग ड्यू टू सम एनर्जी, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, विच इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। यानी मूविंग बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉडीज विच आर प्लेस्ड एट पर्टिकुलर हाइट उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। चले आगे बढ़ते हैं, अब बोले एक्सेलरेशन निकालें। नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट, velocity time graph है, let's just apply the concept of gradient। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी 7.8, इनिशियल वेलोसिटी है 3.9, अपॉन टाइम टेकन कितना है 0.8 माइनस 0.4, 9.75. 9.75। क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 9.8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इसका जो पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी का है, वो हम ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी वाले पार्ट में हम करेंगे, अभी काइनेमेटिक्स को डील कर रहे हैं बस हम। इसमें भी पार्ट ए एंड बी कर सकते हैं हम, बी भी पूरा नहीं कर सकते, B2 तक कर सकते हैं। चलो देखते हैं। मुश्ताक भाई गॉन वाइल्ड, मई जून 2016, PT2, क्वेश्चन 1। पहला ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डिफाइन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। A man travels on a toboggan down the slope। टोबोगन ये जो अजीब सी चीज पे मुश्ताक भाई लेटे हुए हैं,
शायद इसी को कह रहा है टोबोगन। Down the slope covered with snow from point A to point B. Okay. And then to point C. The path is illustrated. The slope makes an angle 40 degrees with the horizontal. Then slope BC makes an angle, मतलब slope AB 40 degrees बना रहा है, and slope BC जो है वो 20 degrees बना रहा है. Friction is not negligible. Friction है, negligible नहीं कह रहे. मुश्ताक भाई अनएम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास अंधा पैसा है, तो he has all the time in the world. The man and the toboggan have a combined mass of 95 kilograms. Man starts from rest. यानी initial velocity 0 हो गई. अब दो हिस्से हैं यहाँ पे. पहले मैं बात कर रहा हूँ AB की. तो AB की initial velocity हमारे पास 0. ठीक है? And has a constant acceleration between A and B. ठीक है? Acceleration नहीं पता, लेकिन constant है. So it's somewhat like an inclined plane, और already हम inclined plane के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा ही है भाई. The man takes 19 seconds to reach B. A से B तक का टाइम दिया हुआ है 19 seconds. Speed is 36 meter per second at B. यानी फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी है 36 मीटर पर सेकंड. पॉइंट A से B तक का डिस्कशन हमारा चल रहा है. कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B. नाउ अब देखें कितना आसान हो जाएगा. लुक एट द available values. Which equation do you think we should apply? A is equals A to is V equal to minus V U by minus T. Yes, simple. First equation of motion या acceleration का फॉर्मूला लगा दें. A equals to V minus U upon T. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 36, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन है 19. 1.89. 1.89 which is 1.9. ठीक है? Now show that the distance moved from A to B is 340 मीटर. अब देखें मुझे एक्सेलरेशन भी पता चल गई है. अब डिस्टेंस मांगने का कह रहा है, तो इधर आई कैन अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई विल बी सक्सीडेड. तो एक नंबर का सवाल है, आई विल गो विद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. 2AF equals to V square minus U square. S हो जाएगा V square minus U square अपॉन 2 है. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 36. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0 अपॉन 2. एक्सेलरेशन आया 1.9. थ्री 41.05. देखिए रफली बराबर हो जाएगा 340 मीटर के जो कि उसने मांगा था. ठीक है? बस यहीं तक इसे देखना है, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है बात. ये बाद में ही करेंगे. ठीक है ना? ये वाला सवाल है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2015 P23 क्वेश्चन 3.
चलो, a steel ball falls from the platform. On a tower to the ground. Okay, the ball falls from rest to a vertical distance of 192 मीटर. यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको बता दी है 0 और आपको हाइट बता दी है, इसे डिस्टेंस कह लें 192 मीटर और मास ऑफ द बॉल आपको बता दिया है 270 ग्राम जो कि किलोग्राम में होगा 0.27 kg. सबसे पहले जो आपको गिवन वैल्यूज है ना उन्हें डील करना सीखें. तो इक्वेशन आपको खुद बताएगी कि किस इक्वेशन को अप्लाई करना है. Assume air resistance is negligible. Calculate time taken for ball to fall to the ground. कितना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड पे फॉल होने में, वो बताना है आपने. ठीक है, आपसे टाइम निकालने का बोल रहे हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के बराबर. आई थिंक व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई फाइनल वेलोसिटी. नहीं है ना, यानी एक ही इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती और डिस्टेंस आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो चलें जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं. S equals to ut plus half ut square. तो हमें चाहिए टाइम. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस है 192 प्लस हाफ 9.81 t स्क्वायर. 192 ऐसे ही रहा, ये पूरी फिगर 0 हो गई. 9.8 डिवाइड बाय 2 4.905 आ जाएगा. t स्क्वायर हो जाएगा 192 डिवाइड बाय 4.905. स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट t हो जाएगा 6.25. दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 6.3. ठीक है, अब उन्होंने बोला है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. इसका मतलब जब बॉल फॉल कर रही है तो इनिशियली बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. यानी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर रहा हूँ. यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgh. मैथ बताया हुआ है 0.27, ग्रेविटी है 9.81 और हाइट है 192. 50.8.55 जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में 5 से 10 जूल हो जाएगा. Now there is one more way in which you can do this question. That is EK equals to half mv square. डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो. हाफ ऐसे ही रहा, मैथ 0.27 हो गया और वेलोसिटी कितनी है हमारी फाइनल वेलोसिटी वाज, We'll have to find it first. we have to find it first. Okay, तो फिर एक काम करते हैं, v equals to u plus 80. 0 plus 9.81 multiplied by 6.3. 51.80.
ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 61.80 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.7, 477 डिफरेंस आ रहा है। 61.80, फाइव 1.64। तो वैसे तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में 510 पे ही जाएगा। दोनों का आंसर तकरीबन 510 के थ्रू ही आ रहा है। तो आप कोई भी तरीकेकार फॉलो कर ले, आंसर आपका 510 हो गया। ठीक है। Now, state and explain the variation of the velocity of the ball with time as the ball falls to the ground. क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन बताएं वेलोसिटी की बॉल के साथ जब बॉल फॉल करेगी। अब एयर रेजिस्टेंस तो जीरो है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी तो अचीव नहीं हो सकती। तो क्या बोलेंगे बेटा? टाइम के साथ साथ 9.81 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? एज फोर्स इज कांस्टेंट। तो फोर्स यहाँ पे कौन सी है बेटा? वेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज कांस्टेंट, hence velocity of ball increases by the factor of 9.81 ms minus 1 every second। ठीक है। Show that the velocity of the ball on reaching the ground is approximately this। ये काम हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, वेलोसिटी हम पहले निकाल चुके हैं। तो मैं यही वाला पार्ट नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो राउंड ऑफ करके वेलोसिटी आ गई 60 ms minus 1। ओके, यहाँ तक कर ले, फिर आगे की बात करते हैं। एक मिनट दीजिएगा।
Let me know if you have done. Done, sir. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. In practice, air resistance is not negligible. यानी terminal velocity achieve होगी 192 meter is not a small distance or height. The variation with air resistance R of the velocity of the wall is shown. तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर air resistance नहीं है तो हर एक सेकंड हमारी बॉडी की वेलोसिटी 9.81 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में बात हो रही है, अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के अगेंस्ट ऑपोजिशंस भी बढ़ेंगी. ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दिखाया हुआ है यहाँ पर. तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं वेलोसिटी वाई एक्सिस पे बढ़ रही, एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है, एयर रेजिस्टेंस वाई एक्सिस पे बढ़ रही है. ठीक है, यूज फिगर 3.2 to state and explain qualitatively. Qualitatively का मतलब क्या होता है? In words rather than by calculation. जब quantitatively लिखा हुआ होता है ना, यानी क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने certain values and calculations का यूज करना होता है. Qualitatively का मतलब होता है in words. The variation with acceleration of the ball with the distance fallen by the ball. Okay. तो इस बात का जवाब हम कैसे देंगे? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, ये टाइम के साथ साथ देखें क्या हो रहा है बॉल के साथ. बॉल के पास इनिशियली जो फोर्स थी वो था वेट. ठीक है, और इनिशियली रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर थी? mg के बराबर, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी. नाउ एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी mg माइनस आर. यहाँ रिजल्टेंट फोर्स और बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर, सॉरी, एयर रेजिस्टेंस और बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स mg माइनस आर के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वी सी जैसे जैसे हमारा आर बढ़ रहा है तो mg माइनस आर यानी रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. एयर रेजिस्टेंस एज वेलोसिटी इंक्रीजेस कॉमा एयर रेजिस्टेंस also increases. ठीक है, hence resultant force decreases. और resultant force कौन सी है? ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी. कैसे डिक्रीज होगी? सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम में होता है. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी. ठीक है बेटा, तो ये Yes, हमारा sir. पार्ट डिस्कशन हो गया. अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. The speed of the ball reaches 40 meter per second. Calculate the acceleration at this speed. इस स्पीड पे एक्सेलरेशन क्या होगी वो बताएं.
अच्छा, तो इनिशियली बॉल की स्पीड क्या थी हमारे पास, रेस्ट से फॉल की थी, तो इनिशियल स्पीड थी 0। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास फाइनल स्पीड बताई भी है 40 ms-1। इसके अलावा हमारे पास, डू वी हैव टाइम? फाइनल स्पीड 40 है ना? मैंने तो सिलेक्शन के बारे में बात है। अच्छा, एक काम करते हैं, 40 मीटर पर सेकंड पे देखते हैं फोर्स कितनी है। कितनी है? 0.6। ठीक है, तो इस तरह चलते हैं। रिजल्ट, एयर रेजिस्टेंस है 0.6 न्यूटन, और वेट कितना है हमारे पास, मास कितना था बॉल का, मास था 0.27। बड़ा सवाल है, बताएं वेट कितना आएगा। 2.64। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ma के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन m। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2.64 माइनस 0.6 डिवाइड बाय मास कितना है 0.27। 7.55, जो कि बेसिकली हो जाएगा क्या, 7.6। ठीक है, वेट मैंने कैलकुलेट किया, एयर रेजिस्टेंस 40 मीटर पर सेकंड पे से मैंने ग्राफ से निकाली, एंड वी सॉल्व। क्लियर? जी Yes, सर। sir. अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यूज द इंफॉर्मेशन इन A3। A3 क्या था भाई, A3 था फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड थी, एंड फिगर 3.2, फिगर 3.2 है एयर रेजिस्टेंस। टू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द बॉल रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, बॉल टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर रही है कि नहीं। ओके, तो वेट कितना है हमारा, 2.6। 2.7 Newton. ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखें 2.6 कहाँ पर आ रहा है ग्राफ में से, 2.6 आ रहा है यहाँ पर, यानी 2.6 के मुताबिक हमारे पास जो स्पीड आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, समवॉट लाइक 81.5. 84। सही है, तो 2.6 बेटा टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास, वेट हमारे पास 2.6 है, तो 2.6 के बराबर जब मैंने एयर रेजिस्टेंस की, तो टर्मिनल वेलोसिटी तो 80 पे अचीव, 84 पे अचीव होनी चाहिए, जबकि हमें पार्ट A3 क्या बता रहा है, मैक्सिमम स्पीड क्या है 60 मीटर पर सेकंड, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी is achieved when weight is equals to air resistance. From graph, 2.6 Newton gives 80 meter per second.
while P3 is 60 -1. So terminal velocity will not achieve. Will not be achieved. ठीक है? Done? What I believe, एक क्लास और काइनेमेटिक्स पेपर 2 के सवाल आते हैं जाने चाहिए, उसके बाद हम पेपर 1 की तरफ जाएंगे. We'll try our level best to cover maximum number of past papers as possible. ठीक है? Let me know if you have any questions, then we'll conclude the class. Sir, wasn't this supposed to be a double class? डबल क्लास है. Yes, sir. अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा डबल क्लास है. पर सर कल ले लेता. कल क्या है? कल फ्राइडे है. कल Yeah. नहीं, सैटरडे को कर लो. सैटरडे को Alright. एक क्लास ले लेता हूँ एक्स्ट्रा. Sir, at what time? Saturday go I am getting free at around 10:30. So we can have class from 10:30 to 11:30. Sir, Okay, we sir. have bio 10 Yeah, to we 11. have. आयो. Yeah. तो फिर एक काम करते हैं, मंडे की क्लास डबल कर देते हैं. ठीक है सर. सर वो नहीं हो पाएगा. मंडे की क्लास क्यों? डबल नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि मैं आप समझे कि मैं स्कूल से आ रहा हूँगा. आप समझें कि 5 बजे, फिर 7 बजे से मेरी ट्यूशन होंगी 7 से 11. तो मैं नहीं कर पाऊंगा. चलें फिर एक काम करते हैं, वी आर ऑलरेडी हैविंग, आई मीन क्या कहते हैं, आवर लेक्चर्स अहेड ऑफ टाइम. तो कमिंग वीक थर्सडे वाली क्लास ही डबल कर लेते हैं. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और ना मैं स्केजुलिंग इसी के मुताबिक करता. ठीक है? डन हो गया. चलो, सर. ओके.